हेलो क्लास। देखिए, हमारा जो पहला क्लास है ना, हर दिन की तरह आज हम लोग ठीक है क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। आपका भौतिकी का विषय जो है आपको पहला क्लास के तौर पे मिलता है। और कल हम लोगों ने भौतिकी में तरंग गतिकी है ना और ध्वनि दो टॉपिक पढ़ा हुआ था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे और साथ ही उसको नोट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग उसको क्या करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं आपको याद रखना है, आपको आने वाले है ना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें अगर साइंस का सब्जेक्ट इंक्लूड है तो आपको वहाँ से प्रश्न जो है डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, जितने भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न जो कर रहे हैं, ये जो क्लास है आपको याद है, मैं बता दूँ कि प्रयोगशाला परिचारक को है ना, जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है उसको क्या है तो डेडिकेटेड है। तो जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि वो उसका जो लेवल है वो प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाने प्रश्नों के लेवल के आसपास रहा जाए। साथ ही है ना, ये जितनी भी प्रश्न आपको जब सामान्य विज्ञान के पेपर से देखने को मिलता है, जब किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो है ना, या किसी भी स्टेट में होने वाले ठीक है जो लोअर किंडर ठीक है जो ग्रुप सी से लेके ग्रुप सी ग्रुप डी है ना, इनके बीच के जो एग्ज़ाम हो और साथ ही जो स्टेट का जो PCS एग्ज़ाम होता है वहाँ पे उसका जो लेवल होता है ठीक है, उन सभी लेवल को हमारे द्वारा क्या किया गया है क्वेश्चन में यहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है। साथ ही ठीक है, आपका जो सोर्स मैंने आपको बताया कि हम लोग घटना चक्र जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक से प्रश्नों को ले रहे हैं, तो देखिए वहाँ से हम लोग सभी प्रश्नों को नहीं ले रहे हैं, वहाँ से उतने प्रश्नों को ही लिया गया है जिसकी संभावना आपके आने वाले प्रश्न में है ना पूछे जाए, ऐसी अगर हमें संभावना है, अनुमानित एक विषय का क्षेत्र होता है, तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख कर एनालाइज कर है ना उन प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आपको कराने की यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज हमारा जो अगला आपका टॉपिक है उसका नाम है विद्युत धारा याद। ठीक है, आज हमारा जो अगला टॉपिक है नाम क्या है तो विद्युत धारा। ठीक है, आज विद्युत धारा टॉपिक के है ना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो आपका विद्युत धारा टॉपिक है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत धारा कितनी होगी है आपको बताना है। ऑप्शन है 5 रुपये, 10 रुपये, ऑप्शन सी 25 रुपये, ऑप्शन डी है 50 रुपये। और आपका आंसर कौन सा होगा ये होगा। देखिए, पहले प्रश्न में लिखता हूँ। प्रश्न है कि एक 100 वाट का बिजली बल्ब, कितने वाट का है तो 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है, 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है, याद रखिए कितना चलता है तो 10 घंटे चलता है। ठीक है, कितना चलता है तो 10 घंटे चलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से। ठीक है, कितना तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खपत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, विद्युत खपत कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए, आपको जो पहला प्रश्न है ये जो है न्यूमेरिकल प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपको याद रखना है कि 100 वाट का जब बल्ब जल रहा है, कितना तो 100 वाट और कितने टाइम तक चल रहा है तो याद रखिए 10 घंटे। 100 वाट का बल्ब कितने घंटे कितने समय तक चलता है 10 घंटे। तो 100 वाट गुणित 10 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 वाट घंटा। ठीक है, ये कितना हो गया 1000 वाट घंटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है कितने घंटे जलता है तो 10 घंटे। तो 10 घंटे जलने के बाद ठीक है कितना वो बिजली क्या करता है खपत करता है तो देखिए 1000 वाट बनता है। इसका आपको क्या देखने को मिलेगा ऊर्जा खपत।
ठीक है, ऊर्जा खपत या ऊर्जा का व्यय ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1000 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 किलो, है ना, ठीक है, क्या तो 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जो 1000 वाट घंटा है इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कि 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा ये कितना होगा आपको याद रखना है, 1 यूनिट के बराबर। कितना होता है तो 1 यूनिट के बराबर। मतलब ये 10 घंटे चला तो कितना ऊर्जा खपत हुआ तो आपको याद रखना है 1 यूनिट। ठीक है, 100 वाट के बल्ब जो है 10 घंटे जलता है इस प्रश्न के हिसाब से, तो कितना ऊर्जा खपत किया तो आपको याद रखना है 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट की कीमत यहाँ पे प्रति यूनिट की दर पर कितना रुपया, 5 रुपये। तो 1 यूनिट बिजली खपत हुआ है और प्रति यूनिट जो है बिजली का दर कितना है तो 5 रुपये है। इसका मतलब तो विद्युत खपत कितना हो गया तो याद रखिएगा 5 रुपये। ठीक है, विद्युत खपत कितना हो तो आपको याद रखना है 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने विद्युत खपत देखा कितना है तो आपको याद रखना है 5 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि चलिए ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि ठीक है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चलाएंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम का डेट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट जैसे क्लियर हो जाएगा तो अंतिम जो 7 से 10 दिन है वहाँ हम लोग केवल जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ दिनों बाद आपके, है ना, इसके बाद 1-2 चैप्टर के बाद आपका फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद एक बहुत बड़ा पार्ट जो आपका बचा है वो होगा बायोलॉजी। ठीक है, तो 60 नंबर यहाँ से आने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 से 45 नंबर के आसपास को आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। साथ ही जो 10 से 15 नंबर के आसपास का पोर्शन जो है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न से पूछे जाने की संभावना है, लेकिन उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका पूरा जो बायोलॉजी का पार्ट है वो पूरी तरीके से थ्योरी वाला पार्ट है, तो हम लोग बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसके थ्योरी को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देन हम लोग जब आपका एग्ज़ाम का डेट जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो जाएगा तो पर डे आधा घंटे की जो क्लास होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आधारित होगी और आधे घंटे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं, लेकिन जो बड़े प्रश्न हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आपका जो एक अगला प्रश्न है कि चलिए देखिए कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत का जो बिल है, ठीक है, वह किसके मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है वाट, ठीक, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है एम्पीयर। आपको बताना है कि जो बिजली खपत का मापन करते हैं उसका आधार क्या होता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिजली खपत का आप मापते हैं उस मापन का आधार क्या होता है ये आपको बताना है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा गया। जो बिजली खपत है तो बिजली की खपत को आप कैसे बताते हैं, है ना, उसका मानक या मापक क्या है आपको बताना है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका जो आधार होता है ये होता है वाट। कितना बिजली खपत हुआ तो आपको बताना है वाट में, इसमें तो वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है। आप अगला प्रश्न देखिएगा कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ये आपका प्रश्न, ठीक है। देखिए एक मकान है ना, पहले तो याद रखना कि एक मकान है, इसमें 2 बल्ब लगे हैं, कितने, तो 2, जिसमें एक जो है दूसरे से, ठीक, एक जो है दूसरे से तेज प्रकाश देता है या अधिक प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि प्रकाश की दीप्त रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन बी है दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। ऑप्शन सी अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। देखिए कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी भी हो जाएगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में, ठीक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 बल्ब है, 2 बल्ब में क्या होता है, एक बल्ब तेज जलता है और दूसरा बल्ब जो है जो उसमें प्रकाश थोड़ा कम आता है। तेज जलने का मतलब एक बल्ब जो है अधिक रोशनी देता है और दूसरा बल्ब जो है जो एक बल्ब के मुकाबले थोड़ी कम रोशनी देता है। इसका कारण क्या है कि देखिए जो इसकी रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधकता है, जो बल्ब ज़्यादा जल रहा है वहाँ क्या होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है। क्या होता है कि उसमें लाइट जो है ना, वो क्या होता है अच्छे से, है ना, देखिए उसमें लाइट जो है, ठीक है, बिना प्रतिरोधकता के अच्छे से क्या चल रही है, चलायमान, ठीक है। जो अधिक ऊर्जा देने वाला बल्ब होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसके कारण जो करंट का फ्लो है वो कैसे रहता है, प्रॉपर तरीके से रहता है और वो ज़्यादा क्या देता है, प्रकाश देता है। लेकिन जो बल्ब कम प्रकाश देता है उसमें रेजिस्टेंस अधिक होती है, जिसके कारण जो है करंट का फ्लो क्या होता है, बाधित होता है, ठीक है। करंट का फ्लो जो है क्या होता है, कंटिन्यू बाधित होते रहता है और वो जो है प्रकाश क्या देती है, कम देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न देखते हैं। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है या चमकदार होता है, इन दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, ठीक है। प्रश्न उसी प्रकार का है, यहाँ पर भी मकान में पूछा गया है, ठीक है। मकान में 2 बल्ब हैं, इनमें से एक जो है दूसरे से ज़्यादा चमकदार है। आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस किसमें अधिक है, ठीक है। आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस जो है कौन से वाले बल्ब में अधिक है। तो याद रखिएगा जो, ठीक है, जो कम प्रकाश देने वाला बल्ब है उसमें आपको रेजिस्टेंस कम देखने को मिलता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस अधिक देखने को मिलता है। जो कम प्रकाश देने वाला बल्ब है, ठीक है, जो कम प्रकाश देने वाला बल्ब जो है आपको रेजिस्टेंस क्या है, अधिक देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। पहला है दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दूसरा है दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। 2 एक जैसे बल्ब को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ना क्यों है कि हमें अधिक प्रकाश चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए 2 एक जैसे बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर आपको अधिक प्रकाश मिलेगा, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। 2 एक जैसे बल्ब हैं, सबसे पहले तो याद रखना आपको 2 एक जैसे बल्ब हैं और इनको किस प्रकार आप जोड़ते हैं, ठीक है। इनको किस प्रकार आप जोड़ते हैं कि आपको अधिक रोशनी प्राप्त हो, आपको अधिक रोशनी या प्रकाश प्राप्त हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। तो ऑप्शन देखिए, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ऑप्शन भी है दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और देखिए है ना, वही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और पूछा गया है 1 में, 2 में, 1 या 2 दोनों में और दोनों में से किसी में,
तो आप याद रखेंगे जब एक जैसे बल्ब को, है ना, अगर आपको अधिक रोशनी चाहिए, अधिक तेज प्रकाश चाहिए, तो आप बल्बों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसमें तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। समांतर क्रम मतलब समांतर श्रेणी में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखो, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में है, ठीक है। डायनेमो यंत्र के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। इसको बिजली उत्पादन करने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या होगा, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है वो वास्तव में क्या है, ठीक है। ये डायनेमो, सबसे पहले इसके बारे में आपको याद रखना है, बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। क्या, तो बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। और ये वास्तव में है क्या, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन की ओर देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत, इसका तो इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन सी है ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन का स्रोत, क्या, तो इलेक्ट्रॉन का स्रोत। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ऊर्जा का परिवर्तक जो है सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ये जो है ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए इसके बाद आपको प्रश्न जो है किया गया है, प्रश्न देखिए कि डायनेमो परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनेमो से संबंधित प्रश्न है, और डायनेमो क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनेमो के बारे में आपको याद रखेंगे, ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, बदलता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, तो लाइट एनर्जी में क्या करता है, बदलता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है। डायनेमो के बारे में आपको याद रखना है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, इसको तो यांत्रिक, ठीक है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को इसमें तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसमें तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो आपको याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ठीक है। डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ठीक। साथ ही आपका अगला प्रश्न देखिए कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे टरबाइन और डायनेमो दोनों एक ही तरीके के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और दोनों एक ही तरीके से क्या करते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो डायनेमो और टरबाइन, ठीक है, ये परिवर्तित करते हैं ऊर्जा को, और किस तरीके से तो देखते हैं। डायनेमो और टरबाइन आपको याद रखना है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। डायनेमो और टरबाइन के बारे में आपको याद रखना है, ये ठीक है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, टरबाइन व डायनेमो से अगला प्रश्न, जब विद्युत की गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको समझिएगा, जो विद्युत ऊर्जा की गति होती है उसमें परिवर्तन होता है तो क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा
जब जो विद्युत ऊर्जा की जो गति है उसमें परिवर्तन होता है किसी भी प्रकार, तो क्या आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा की हानि होती है, ठीक। ऑप्शन बी है 50% ऊर्जा की ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी है 30% ऊष्मा की हानि होती है, और ऑप्शन डी है 80% ऊष्मा की हानि होती है, ठीक। देखिए विद्युत ऊर्जा, ठीक, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, अगर गति में परिवर्तन होता है, ठीक, विद्युत ऊर्जा का गति में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा में अगर गति में परिवर्तन होता है उसमें ऊष्मा में कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक, ऊष्मा में कोई भी हानि आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक, ऊष्मा में हानि नहीं होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो यंत्र है वो कौन सा है, ठीक। जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर, और ऑप्शन डी है इंडक्टर, ठीक है। यहाँ देखते हैं आप विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है, ये जो बदलने वाला जो यंत्र है, ठीक है, ये कौन सा ये आपको बताना है। और ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन सी जो है विद्युत मोटर सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन सी जो है विद्युत मोटर जो है सही हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है, जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, तो बदलता है। देखिए अब अगला प्रश्न आपको विद्युत मोटर से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो है विद्युत मोटर से संबंधित है। तो विद्युत मोटर के बारे में देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपको प्रश्न में देखिए, पहला तो जो प्रश्न था उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखिए। तो चलिए विद्युत मोटर के बारे में हम लोगों ने यहीं पे देखा, ठीक है, विद्युत मोटर के बारे में हम लोगों ने यहीं पर देखा अभी। तो विद्युत मोटर की युक्ति किस प्रकार काम करती है देखा यहाँ पे, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर के बारे में आपको याद रखना है, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद है, ठीक है। इसका ऊपर वाला प्रश्न भी सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है ये किस पर आधारित होता है आपको बताना है, डायनेमो और विद्युत मोटर, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो एक सिद्धांत होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है, ये हम लोग थ्योरी वाले क्लास में है ना, जब हाँ जिस समय CGPSC का वो क्लास कंटिन्यू कर रहे थे तो उस समय आप इससे संबंधित चीज़ों को क्या है देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित युक्ति या यंत्र है ये कौन सा है आपको बताना है। और देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में है, पहला है धारा मापी, दूसरा है विभव मापी, तीसरा है डायनेमो, और चौथा है विद्युत। और उसके बाद देखिए कोई एक यहाँ पे चूज करने के बोला गया है, लेकिन आपको याद रखना है ना, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियाँ कौन सी है। तो विद्युत मोटर तो आता है उसमें, है ना, मुख्यतः इसके अंतर्गत डायनेमो को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति में आपको याद रखना है सबसे पहले तो डायनेमो। अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आपको डायनेमो को सबसे पहले लेना है, और अगर आपके पास ऑप्शन में विद्युत मोटर है तो भी इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में विद्युत मोटर है
वो भी इसका उत्तर क्या है हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो है ना उत्तर को ले लिया है, एक डायनेमो और दूसरा विद्युत मोटर। ये आपको याद रखना है, विद्युत चुम्बकीय प्रणाली के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे अगला प्रश्न है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है जनरेटर और ऑप्शन डी है गतिमान काइनेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सी युक्ति है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। और देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से बैटरी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, आपके ऑप्शन के हिसाब से बैटरी जो है यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आप अपने सेल में है ना, जो घड़ी वाले सेल हैं या जो घड़ी वाले जो टॉर्च होते हैं जिसमें सेल इस्तेमाल होता है उसमें आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी के स्ट्रक्चर में अंदर में आपको क्या देखने को मिलते हैं, रासायनिक चीज़ें दिखती हैं। वो रासायनिक पदार्थ ही है ना क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे कि घड़ी ले लो है ना या टॉर्च ले लो, अगर उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है तो बैटरी को जब उसमें डालते हो, ठीक है, जब इस बैटरी को उसमें आप डालते हो उसके बाद क्या करते हैं, बटन के टिपने पे, बटन ऑन ऑफ करने पे वो क्या होता है, जलता और बुझता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो जो बैटरी होता है ना उसका जो अंदर का रासायनिक पदार्थ होता है वो जो है अपने रासायनिक ऊर्जा को ऑन ऑफ करने पर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो अब प्रश्नों को। ठीक है, देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कम वोल्टेज पर काम करने पर, ठीक है, कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाता है, क्यों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए वोल्टेज जो है कम है, ठीक है, वोल्टेज आप देख पाएंगे कम वोल्टेज पर आप है ना काम ले रहे हैं मोटर से, ठीक, काम किससे ले रहे हैं, विद्युत मोटर से, तो अक्सर वो जल जाते हैं। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन में पूछा है, बताया गया है कि पहला है ये अधिक विद्युत धारा क्या करती है, खींचती है, जो वोल्टेज की क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, अब ऑप्शन पहला दिया गया है कि अधिक ये क्या करता है, विद्युत धारा खींचता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या करेगा, अधिक खींचेगा, और जो क्या होता है वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। अगला ऑप्शन है वो अधिक विद्युत धारा को खींचता है, ठीक है, जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी है अधिक विद्युत धारा को खींचता है जो वोल्टेज के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऑप्शन सी आप देखते हैं वो है ना जो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। ठीक है, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। ऑप्शन डी है कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो आपको इसके बारे में सबसे पहले ख्याल रखना है, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये अधिक विद्युत धारा खींचता है, क्या, तो अधिक विद्युत धारा खींचता है। ठीक है, अधिक विद्युत धारा क्या करता है, ये खींचता है। साथ ही अगला इसमें और क्या चीज दिया है, हाँ ठीक है, और ये क्या होगा, वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती विद्युत धारा अधिक खींचेगा, साथ ही जो वोल्टेज होता है उसका प्रतिलोमानुपाती होता है। कैसे, तो प्रतिलोमानुपाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जो फैराडे स्थिरांक है, क्या, तो फैराडे स्थिरांक, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को घोला गया है। ठीक है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को घोला गया है। ऑप्शन डी है सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, और
अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फैराडे स्थिरांक के बारे में आपको याद रखना है कि है क्या। ठीक, फैराडे स्थिरांक आपको याद रखना है कि है क्या। तो आपको याद रखना है ये जो है ऑप्शन सी सार्वभौमिक स्थिरांक आपका उत्तर है। क्या तो सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक, सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आपका ऑप्शन है, पहले तो प्रश्न को लिख लेता हूँ कि मोटर कार बैटरी के संबंध में प्रश्न पूछा गया। किसके संबंध में? तो मोटर कार बैटरी, जो मोटर कार में आप जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं इसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए देखिए, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा है इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड में सीसा और ताम्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी में आप देख पाएंगे आपका ऑप्शन होगा धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये तो सही हो जाएगा। और साथ ही हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 1 और 4 दोनों क्या होंगे? सही हो जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है वोल्टता आपको ये 12 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वोल्टता कितना होता है सामान्यतः याद रखना है 12 वोल्ट। साथ ही इसे धारिता संबंधित चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिला कि धारिता को ठीक एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, धारिता को क्या तो एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, धारिता को क्या तो आपको याद रखना है एम्पियर घंटा में, है ना, एम्पियर घंटा में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किसमें होता है? ये आपको बताना है। क्या तो निकेल, ठीक है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किसमें होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे कैलकुलेटर में या कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में। ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से केवल, तो उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जो निकेल कैडमियम का बैटरी है इसका इस्तेमाल तो कैलकुलेटर में होता ही, इसमें तो कैलकुलेटर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही अगला देखते हैं इसका, हाँ ट्रांजिस्टर में भी निकल का इस्तेमाल होता है ना। निकल कैडमियम का इस्तेमाल किसमें होता है? ट्रांजिस्टर में। ठीक है, साथ ही एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ था, यह था कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण। ठीक है, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण। इसमें भी आपका क्या देखते हैं? निकल कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ठीक है, बल्ब में किस धातु का प्रयोग आप, है ना, बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है उस फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग करते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, इसमें कौन से धातु का प्रयोग आप करते हैं? ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन देखिएगा, ए है लोह, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, है ना, इसको मोलिब्डेनम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम। और सी है चांदी, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो बल्ब के फिलामेंट में जिस धातु का प्रयोग होता है ये होता है टंगस्टन, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जो बिजली के बल्ब का तनु किससे बना होता है आपको बताना है। प्रश्न इसी से संबंधित है। जो फिलामेंट है क्या होता है? तनु होता है। ठीक है, तो बिजली बल्ब का तनु, ठीक है, बिजली बल्ब का तनु जो है किससे बना होता है? तो आपको याद रखना है टंगस्टन धातु से। किससे? तो टंगस्टन धातु से।
यही तनु क्या तो याद रखना, फिलामेंट को ही तनु कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किससे, आपसे प्रश्न पूछा गया है। टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा, एल्यूमिनियम। तो आपको टंगस्टन का याद रखना है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वहाँ किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना है नाइक्रोम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। अगला है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ें ही सही हैं। ठीक है। जो साधारण बिजली होता है, साधारण बिजली बल्ब, ठीक, साधारण बिजली बल्ब देखते हैं, इसका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता, जल्दी ये क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। इसका जीवन काल ज़्यादा क्यों नहीं होता है, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ था फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, याद रखिए फिलामेंट का जो तार है ना, ये एक समान नहीं होता, ये भी इसका कारण है। अदर कारणों में आप यहाँ देख पाएंगे कि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, बल्ब को आप, है ना, पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं कर सकते, जिसके कारण इसका जीवन क्या होता है, अल्पकालीन होता है। याद रखिए फिलामेंट के जो सहायक तार है ना, यहाँ पे जो बोला गया है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, इसका मतलब क्या है, फिलामेंट का जो सहायक तार है, ठीक है, फिलामेंट का जो सहायक तार होता है ये उच्च ताप पर पिघल जाता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जब टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, तो उसमें क्या आ जाता है, पिघल जाता है। इस कारण जो है साधारण बिजली बल्बों का जो जीवन काल है वो क्या नहीं होता, तो लंबा नहीं होता है, अल्पकालीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया। जलते हुए जो विद्युत बल्ब है इसका ताप कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन भी है 1000 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड। ठीक है। ऑप्शन सी है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी है, ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पे, आप लोग क्या ऑप्शन देखेंगे। साथ ही डी है 3000 से लेके 3500 सेंटीग्रेड, ये आपको याद है। तो देखिए इसका जो वैल्यू मान आपको याद रखना है 2000 से 2500, कितना, तो 2000 से 2500 सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। कितना, 2000 से 2500 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न तड़ित, है ना, जैसे जो बिजली चमकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ित। ठीक है, जो बिजली का चमकना होता है ना, ठीक है, आकाश में, हाँ, बरसात के मौसम में या मौसम जब खराब हो तो जो बिजली चमकता है उसको तड़ित के नाम से जाना जाता है। तो तड़ित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तड़ित या बिजली चमकने से। ठीक है, पौधों में आग लग जाती है। ठीक, पौधों में या पेड़ों में आग लग जाती है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। जिसमें ऑप्शन बी जो आपका विद्युत ऊर्जा है ये सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो विद्युत ऊर्जा है ये क्या होगा, तो सही है।
ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जो तड़ित है ना बिल्ली क्या होती है, जो चमकती है आकाशी बिल्ली, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जब किसी पेड़ पर गिरता है, ठीक है, तो उसमें आग लग जाती है। इसका कारण क्या है तो आपको याद रखना है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। ठीक है, जो तड़ित है, जो बिजली है, ठीक है, इसका जो है ना, जो बिल्ली चमकता है, आकाशीय बिल्ली जो चमकता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित। ठीक, तड़ित या आकाशीय बिल्ली, ठीक है, ये चमकता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि आप तड़ित चालक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तड़ित चालक का अगर आप प्रयोग करते हैं तो तड़ित चालक क्या इमारत को नुकसान होने से बचाता है, ये आपको पहला प्रश्न। ठीक है, नुकसान होने से बचाता है क्या, ये आपका पहला प्रश्न है। आपका इसी में जो दूसरा है, ये पूछा गया है कि आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। ठीक, आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, ये आपका दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक, चलिए देखिए, जो आकाशीय बिजली है ये क्या करती है, जब चमकती है और ये जब किसी मार्ग में क्या होती है, गिरती है, और उसमें अगर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य या इमारत आते हैं तो क्या होता है, ये उसको लग जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आकाशीय जो बड़ी बड़ी इमारत है, यहाँ पे आकाशीय बिजली से जो नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है, उस पर तड़ित चालक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यही तड़ित को आकाशीय बिजली कहते हैं, लेकिन उसका जो चालक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप देखते हैं क्या होता है कि लोहे के सामान की संरचना क्या होती है ना, वो एक्चुअल में लोहा होता नहीं, उसमें या तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी दूसरी अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसमें, है ना, वो इमारत के ऊपर वाले हिस्से में लगा देते हैं, ताकि जब बिजली क्या हो उस पर गिरे तो क्या करता है, वो बिजली को अपने पास खींचता है ना, अपने जो अपना ही जो क्षेत्र है उसका जो केंद्रीय क्षेत्र है वहाँ पे मान लीजिए बिजली इसके ऊपर में गिरता है, वो उसके बाद चालक के माध्यम से नीचे कहाँ जाता है, सीधा पृथ्वी तक भेजा जाता है। ठीक है, इसको क्या तार के माध्यम से जोड़े रहते हैं और ये क्या करता है, पृथ्वी तक चला जाता है, इमारत को नुकसान नहीं पहुँचाता, और इमारत को क्या होता है, नुकसान नहीं पहुँचाता या नुकसान पहुँचने से बच जाता है। अगला देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, ये आपको प्रश्न पूछा गया, किससे, आधार से, बी है सजीव सिरे से, सी है उदासीन सिरे से, और डी होता है किसी भी सिरे से। ठीक है, देखेंगे 3 पिन जो बिजली का, ठीक है, 3 पिन जो बिजली का प्लग आपको देखने को मिलता है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया कि लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे। ठीक है, जो लंबी पिन है इसको किससे जोड़ना चाहिए आपसे प्रश्न पूछा गया, तो आपको याद रखना है ये आपका होगा आधार से। किससे, तो आधार से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधार से। देखिए इससे संबंधित और प्रश्न आएंगे, वहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, सबको पता है होता है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कि इसमें आंसर क्या लिया, किस लिए, खर्च को कम करने के लिए। अगला ऑप्शन है चुंबकीय उपकरण 3 फेज में काम करते हैं इसलिए, ऑप्शन सी है सुरक्षा के लिए, और ऑप्शन डी है फ्यूज के रूप में। ठीक है, तो आप विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं। ठीक, विद्युत उपकरण में आप देख पाएंगे जो अर्थ है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो याद रखिए सुरक्षा के लिहाज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए है या सुरक्षा के लिहाज से इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच, ठीक है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है। ठीक, पहले तो आपको याद रखना है प्रश्न, देखिए आपस में जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी विद्युत धारा के बीच
आपस में जुड़ी जो विद्युत धारा है इसके बीच जो है, देखिए आपस में जुड़ी, यहाँ पे याद रखना है, दो आवेशित वस्तुएं समझिए, क्या है, दो आवेशित वस्तुएं, ठीक, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा जो है नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत धारा जो है नहीं फ्लो करती है, ठीक है, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है, नहीं प्रवाहित होती है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए आपका ऑप्शन ए देखिए समान आवेग पर होता है इसलिए, ऑप्शन बी है समान धारिता पर होता है इसलिए, ऑप्शन सी है समान प्रतिरोधिता पर होता है इसलिए, ऑप्शन डी है समान विभव पर होता है इसलिए, इसलिए तो समान विभव पर है इसलिए, समान विभव पर है इसलिए। अगला है मेंज विद्युत प्रदान में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है मेंज स्विच या समानांतर जुड़ा होता है, ऑप्शन बी है यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ऑप्शन सी है इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है और इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। देखिए मेन जो विद्युत प्रदान में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है, ठीक। आप याद रखेंगे, आप फ्यूज देखते हैं, है ना, ये सबके घर में आजकल आपको कंपल्सरी देखने को मिलता है। फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपके प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन ए है मेन स्विच को यह समानांतर जोड़ा रहता है इसलिए, मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है इसलिए, हाँ इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है इसलिए, याद रखेंगे, ठीक है, गलनांक क्या होता है, निम्न होता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उच्च तापमान पर जल्दी गल जाता है और जो उपकरण आपके घर में लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो उपकरण जिसकी सहायता से आपकी टीवी फ्रिज है ना और अन्य चीज़ें चलती हैं, तो क्या होने से उसको नुकसान होने से ये जाता है, ठीक है। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है ये भी आपको बताना है। फ्यूज जो है कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। देखिए आपका ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्या तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। और जो फ्यूज का तार इस्तेमाल होता है उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, ठीक। फ्यूज तार की विशेषता क्या है इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक, ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, ऑप्शन डी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक। तो देखिए इसकी प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है, उच्च होती है ना, उच्च होती है मतलब ज़्यादा क्या कर सकती है, प्रतिरोध कर सकती है। और गलनांक जो है क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, जिसके कारण ये जल्दी क्या होती है, गलती नहीं होती, ठीक है। अगला है घर के सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है। ये जो फ्यूज तार है ना, ये कौन सी धातु से बना होता है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन, ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका इस प्रकार है कि घर के सुरक्षित विद्युत सप्लाई के उपयोग में होने वाली फ्यूज तार जिस धातु से भी बनी होती है, ठीक है, उसका जो पूछा गया है, ए गलनांक कम होता है, बी गलनांक ज़्यादा होता है, सी प्रतिरोधक अधिक होती है और प्रतिरोध कम होता है। इसका ऑप्शन जो है यही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन लैंप का तंतु, ठीक है, हाइड्रोजन लैंप का जो तंतु है, ठीक, ये किस मिश्र धातु से बना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, किस मिश्र धातु से बना होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा, देखिए ए है
टंगस्टन एंड आयोडीन, ठीक है, आयोडीन पहली बार सुनने में मिल रहा है, ठीक है। अगला है टंगस्टन एंड ब्रोमीन, सी है टंगस्टन एंड सोडियम, और डी है मॉलिब्डेनम एंड सोडियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो सही होगा टंगस्टन, ठीक है, एवं सोडियम से मिलकर ये बना होता है, ठीक है, टंगस्टन एवं सोडियम से मिलकर ये बना होता है, आपको याद है। अगला देखिए, एक धातु तार का तापमान बढ़ जाता है तो उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक कथन है। कारण देखिएगा, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उसमें ऊर्जा का मोचन होता है। देखिए यहाँ पर आपका कथन ही सही होगा कि जब धातु के तार का तापमान बढ़ जाता है तब उसके बीच से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि घरेलू जो विद्युत तार है वो मूलतः उसका, ठीक है, जो स्थानापन्न है किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है श्रेणी संबंध में जुड़ा होता है, ऑप्शन बी है समांतर संबंधन वाला होता है, ऑप्शन सी श्रेणी और समांतर दोनों तरह के संबंधन का संयोग होता है, ऑप्शन डी है प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यथा समांतर संबंध होता है, ठीक है। तो घरेलू जो विद्युत तार है, ठीक है, एक किस क्रम में या किस प्रकार की संरचना पर आधारित होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है समांतर क्रम में जुड़ा होता है, आपको याद है क्या, तो समांतर क्रम में क्या होता है, जुड़ा होता है, ये आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए घर में जो विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण जो है ना, देखिए घर में जो आप विद्युत तार इस्तेमाल करते हैं, है ना, घर में जो विद्युत तार आप इस्तेमाल करते हैं जिसका फ्लो आपके, है ना, पूरे घर में होता है, इसी से आपको क्या मिलता है, लाइट की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो काले रंग का आवरण है, ठीक है, इसमें जो है पूछा गया है जो काले रंग वाला तार होता है ये कौन सा तार है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा, ए है विद्युतमय तार है, ऑप्शन बी है वो तार है, ऑप्शन सी है उदासीन तार है, मतलब जिसको हम न्यूट्रल फेस बोलते हैं वो है, ऑप्शन डी है फ्यूज तार है, ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काला तार जो है ना, काले रंग का तार के बारे में याद रखना, ये जो उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और जो लाल रंग का तार होता है लाइव तार रहता है, जिसको जीवित तार कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है आपका काला रंग का, तो काला रंग का कौन सा होता है, उदासीन होता है, लाल रंग का जो होता है जीवित तार होता है, और ठीक है, और एक तार इसमें आपको देखने को मिलता है कौन सा, हरा। तो हरे रंग का जो तार होता है वो क्या होता है, आधार, अर्थ होता है, ठीक है। हरे रंग का जो तार होता है वो किसको बताते हैं, अर्थ। इससे संबंधित एक प्रश्न अभी आगे इसी में हम लोगों ने देखा, ठीक है, आधार से संबंधित कहाँ गया, देखिए यहाँ पे आधार से संबंधित एक प्रश्न हम लोगों ने देखा हुआ था, वो कहाँ पर है, तो चलिए ठीक है, इसी में आप देखिएगा, है ना। हाँ ये देखिए, पिन वाली जो बिजली प्लग की लंबी पिन है ये किससे संबंधित होता है, आधार से, आधार का मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ फेज और न्यूट्रल बोलते हैं उसी से। और इसका रंग कौन सा होता है, याद रखिए हरा रंग का, ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक मानव शरीर जो है जब वो सूखा होता है, पूरी तरीके से शुष्क होता है, मतलब पानी या द्रव के कांटेक्ट में नहीं होता, तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है, मतलब विद्युत प्रतिरोध करने की जो सीमा होती है वो क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं आगे की चीज़ों को क्या करूँगा, लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ सब समझते जाइए। जो विद्युत में आपको याद रखना है, विद्युत प्रतिरोध शक्ति जो है ना, विद्युत प्रतिरोध की जो कोटि है, जो सीमा है, ठीक है, मनुष्य में जैसे मनुष्य को क्या लगता है, करंट लगता है, तो किस सीमा तक की विद्युत का प्रतिरोध कर सकते हैं, है ना, मनुष्य के शरीर के द्वारा। तो ऑप्शन है 10⁻², ऑप्शन बी है 10⁴, ऑप्शन सी है 10⁶, ऑप्शन डी है 10⁸। तो आपको याद रखना है 10 का वो जो 4 ओम है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा।
मतलब एक मनुष्य जो है अगर पूरी तरीके से शुष्क है, द्रव के कांटेक्ट में नहीं है, पानी के कांटेक्ट में नहीं है, या अन्य प्रकार के अन्य किसी प्रकार के तरल द्रव के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे तेल हो गया है ना, तो वो जो है इसको झटका लगता है, तो झटका को प्रतिरोध ये कितनी कोटि से करता है, तो आपको याद रखना है 10⁴ ओम की कोटि से, ठीक, 10⁴ एम की कोटि से। और कहीं कहीं पर इसका आंसर 10⁵ से 10⁶ तक लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना। ए है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, बी है सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, सी है केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप और डी है कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो यहाँ पर जो CFL है ना, इसका आपको पूर्ण रूप क्या होता है ये आपको बताना है। और देखिए इसका पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, है ना। ये जो है CFL का पूरा नाम है ना, ये CFL का पूरा नाम क्या होता है तो आपको बताना है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आगे देखिए प्रकाश जो है उत्सर्जक डायोड के रूप में कार्य करने का सिद्धांत क्या है। प्रकाश का जो है उत्सर्जक डायोड के रूप में कार्य करने का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है तपायनिक उत्सर्जन, ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत कोण, ऑप्शन डी है विद्युत संदीप्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, विद्युत संदीप्ति जिसको बोलते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा। इसका तो प्रकाश का जो उत्सर्जक डायोड है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखेंगे जो विद्युत संदीप्ति है उस सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो प्रश्न है, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए पहले आप क्लास की टाइमिंग देखिए कितना समय होगा, ताकि क्लास जो है आपको बोरियत फील ना हो। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त, ठीक है, प्रतिदीप्त बल्ब जो है ये इसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप फ्लोरोसेंट बल्ब में, ठीक है, फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा, ए है नियान, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी आपको देखने को मिलता है मरकरी, ऑप्शन डी है मरकरी और नियान। तो देखिए यहाँ पर आपको मरकरी और नियान दोनों गैस जो है इसमें, है ना, भरी हुई दिखेंगी या देखने को मिलती है। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद रंग की प्रकाश है, इसको जो है नली में, है ना, नली में कैसे पैदा करते हैं। देखिए उसको प्रकाश का रंग क्या होता है, अलग ही होता है, ठीक है, वो सफ़ेद नहीं होता। लेकिन आप जिस बल्ब में CFL में उसका सफ़ेद रंग दिखाई देता है, उसके पीछे कारण क्या होता है उसके बारे में इसे पूछा। तो ऑप्शन देखिए, तांबे के तार को जब गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग का प्रकाश देता है। ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलता है। ऑप्शन सी, परमाणु को उत्तेजित करते हैं तो सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलता है। लेकिन अणुओं को दोलित कर, आपका ऑप्शन का उत्तर यही हो जाएगा, अणुओं को क्या कहते हैं, दोलित कर श्वेत प्रकाश, है ना, ये आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कौन सा है, तो मरकरी और नियान। कौन सा, तो याद रखेंगे ये, हाँ भाई देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में बात किया था। ठीक, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, बल्ब है, उसके बारे में। ठीक, फ्लोरेसेंट बल्ब में आप क्या देख पाए कि मरकरी और नियान का प्रयोग किया गया है। किसका, तो मरकरी और नियान का। लेकिन यही जब आप विद्युत बल्ब में देखते हैं, किसमें, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है या विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन और आर्गन। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जब फ्लोरोसेंट बल्ब में आप देखते हैं कि कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखना मरकरी और नियान। और जब आप अणुओं को दोलित, देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो यहाँ नाइट्रोजन और आर्गन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपकी क्लास को यहीं करता हूँ। और जो आपका आज का टॉपिक था विद्युत धारा, ये जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। ठीक है,
इसको आप करेंगे क्या, हो सके तो नोट्स करें, है ना, हो सके तो नोट्स बनाएं और इसको बार बार क्या करेंगे, याद करें। ठीक है, जितनी बार आप इसको याद करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, याद होती जाएंगी। चलिए ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्लास आएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं रखता हूँ।